तो चले बेटा, कल के लेक्चर में हमने आपको इनेट इम्यूनिटी के तक पढ़ाया था। तो आज बेटा इसका हमें लास्ट पार्ट लेना है, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनफैक्ट बेटा मैंने कल ही कहा था आपको कि अभी आपको इम्यून सिस्टम में आज का और कल का लेक्चर बराबर लगेगा। और इनफैक्ट बेटा आत्मा लगता बे बिच ओल्ड लेक्चर। तो चले बेटा, आज के लेक्चर में हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में अब आपको बोलेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी है क्या। पहले बेटा ये समझ लो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी है क्या। ये बेटा आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आज मैं ज्यादा डायग्राम्स पे भी बेटा हैंड से ही बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको बेटा वो डायग्राम्स दिखाऊंगा जो बेटा हमें डिफरेंट बुक्स पे मिलती है तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए बेटा मैं आज हैंड मैनुअली डायग्राम्स भी बनाने जा रहा हूं, ताकि बेटा आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से पुख्ता हो जाए और फिर आप उन्हीं डायग्राम्स का भी स्क्रीनशॉट लेना। देखिए बेटा, अब आपको पता है कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो बेटा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म अगर है, ये भी आपको पता है कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है। और ये महज बेटा दो सेल्स के जरिए ऑपरेशनल हो जाता है। वन इज कॉल्ड एज बेटा टी लिम्फोसाइट्स एंड अनदर इज कॉल्ड एज बी लिम्फोसाइट्स। सारा क्लास टी लिम्फोसाइट्स की सजा, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। सो अब क्वेश्चन ये उठता है ना बेटा कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जिसको थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म पे हम आज बेटा स्टडी करने जा रहे हैं, इसमें कुल मिला के हमें दो सेल्स मिलेंगी। वन इज कॉल्ड एज टी लिम्फोसाइट्स एंड अनदर इज कॉल्ड एज बी लिम्फोसाइट्स। अब क्वेश्चन बेटा ये उठेगा ना कि ये टी लिम्फोसाइट क्या है और बी लिम्फोसाइट क्या है। इसको सिखाने के लिए बेटा, मुझे टी लिम्फोसाइट को सिखाने के लिए बराबर बेटा 1 घंटा लगेगा, क्योंकि ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि टी लिम्फोसाइट्स क्या है। क्योंकि आपने पढ़ा है बेटा, जब आपको 11th में पढ़ाया गया होगा, वहां पे आपको कहा गया होगा कि हमारे डब्ल्यूबीसीज में एक सेल है एंड दैट सेल इज कॉल्ड लिम्फोसाइट्स। और उसके बाद बेटा टीचर ने तो नहीं डिस्कस किया होगा कि ये लिम्फोसाइट्स फिर क्यों दो किस्म में डिफरेंशिएट होती है। वन इज कॉल्ड एज टी लिम्फोसाइट्स एंड अनदर इज कॉल्ड एज बी लिम्फोसाइट्स। कोई तो वजह होगी ना बेटा। तो पहली बात। दूसरी बात ये कि सर इसको क्यों हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, ऐसा क्या है इसमें। बेटा इसमें बहुत जबरदस्त चीज है। सबसे पहली चीज इसमें यह है कि इसमें पावर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन है या रिकॉग्निशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरा बेटा ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, जबकि इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक थी, ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। और इसमें एक और पॉइंट बेटा पॉइंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मींस कि इसमें पावर ऑफ रिकॉग्निशन है। देखिए बेटा, स्पेसिफिसिटी एंड रिकॉग्निशन क्या होता है ये तो समझना है ना हमें। सपोज बेटा जरा गौर से यहां पर देखिएगा, ये आपकी इनेट इम्यूनिटी है, तो कर में ठीक, ये आपकी बेटा इनेट इम्यूनिटी है। और इनेट इम्यूनिटी को जब हमने बेटा आपको स्टडी करवाया था, अगर आपको याद होगा, तो मैंने आपको कहा था कि इनेट इम्यूनिटी में सपोज ये आपका स्किन है, या चले बेटा ये आपकी यहां पे न्यूट्रोफिल है, या चलिए बेटा ये आपकी यहां पे मोनोसाइट है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ला रहा हूं। अब बेटा इस इम्यूनिटी के पास अभी अभी एक बैक्टीरिया आ रहा है, दैट्स इकोलाई। इकोलाई एक बैक्टीरिया है, या चले बेटा एक और बैक्टीरिया लेंगे एंड दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड साल्मोनेला टाइफी। मशहूर बैक्टीरिया है जो एक डिजीज करता है एंड दैट डिजीज इज कॉल्ड ए टाइफॉइड। ये आप सबको पता है बेटा, बायोलॉजी वेलफेयर में ये बेटा आपने बार बार सुना होगा कि टाइफॉइड एक ऐसी बीमारी है, एंट्रिक फीवर, जो एक बैक्टीरिया से होती है, दैट्स कॉल्ड साल्मोनेला टाइफी। अब ये साल्मोनेला टाइफी बेटा जो है, ये इस न्यूट्रोफिल ने एनगल्फ किया, या ये साल्मोनेला टाइफी जो है ये इस मोनोसाइट ने बेटा एनगल्फ किया। क्यों ना, खत्म खेल। अब अगर ये अगली बार भी ये साल्मोनेला टाइफी आएगा, ये न्यूट्रोफिल इसको खाएगी या बेटा मोनोसाइट इसको खाएगी, ये इसको याद नहीं रखेगी। इसमें पावर ऑफ रिकॉग्निशन नहीं होता है। और बेटा ये हर किसी बैक्टीरिया के खिलाफ, चाहे वो साल्मोनेला हो, चाहे वो लेप्टोस्पायरा हो, चाहे वो क्लेब्सिला हो, चाहे वो कंपाइलोबैक्टीरिया हो, चाहे वो निसीरिया हो, हर किसी बैक्टीरिया के खिलाफ ये एक ही एक्शन करते हैं। एक्शन क्या है, खाओ और हजम करो। मगर जब हम बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी की ओर आते हैं, सपोज बेटा ये आपका यहां पे टी लिम्फोसाइट है। अब इस टी लिम्फोसाइट में एक सेल है जो हम इंशाल्लाह बेटा आज ही पढ़ेंगे एंड दैट्स कॉल्ड साइटोटॉक्सिक टी सेल, क्योंकि टी सेल्स बहुत सारे किस्म की होती है, टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी बेटा सप्रेसर सेल्स। अब ये टी साइटोटॉक्सिक सेल क्या करती है, ये बेटा इस एंटीजन को या इस बेटा साल्मोनेला टाइफी को एनगल्फ करेगी या मार डालेगी।
मगर मारते मारते बेटा देखिए ये क्या करेगी, ये बेटा शाबाश अब इसके खिलाफ मेमोरी टी सेल बनाएगी। मेमोरी टी सेल मींस कि इसका किस तरीके का एंटीजन है, किस किस्म का एंटीजन है। सो ये इसके खिलाफ बेटा एक किस्म की मेमोरी रखती है कि इसमें किस किस्म का एंटीजन है और मैंने इसको किस तरीके से खत्म किया। अब अगली बार अगर ये और साल्मोनेला टाइप ही आया, समझ में आ गया, तो इसके खिलाफ बेटा मेमोरी सेल्स पहले ही बनी है ना, तो जब मेमोरी सेल्स इसके खिलाफ पहले ही बनी है तो सेकेंड इम्यून रेस्पॉन्स इसके खिलाफ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा और दूसरी बार बेटा ये अच्छी तरह से हमें बीमार नहीं कर पाएगा। दूसरी तरह से दूसरी बार अगर ये साल्मोनेला मेरे जिस्म में आएगा तो इसके खिलाफ इम्यून रेस्पॉन्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि इसके खिलाफ बेटा पहले मेमोरी सेल्स बनी है ना। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं कि जो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसमें एक ब्यूटी है। ब्यूटी ये है कि ये क्लास ब्यूटी ये है कि शाबाश बेटा, इसकी ब्यूटी ये है कि एक तो ये बेटा उस पैथोजन को याद रखने की सलाहियत रखती है जिस पैथोजन के खिलाफ बेटा इसने पहले एक्शन की होती है। सपोज अगर ये साल्मोनेला है तो इसने साल्मोनेला के खिलाफ मेमोरी सेल्स बनाई होती है। अगर बेटा ये क्लेब्सिला है इसके खिलाफ मेमोरी सेल्स बनाई है। अगर ये कैंपिलोबैक्टर इसके खिलाफ मेमोरी सेल्स बनाई है। अगर अब ये अगली बार आता है तो शब्दा बेटा इसके खिलाफ इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। सर बेटा वैक्सीन का भी तो यही रोल है। जो कोरोना वायरस है हम कहते हैं बेटा, पागल हो चुके हैं हम कि कब इसका वैक्सीन आएगा। बेटा इसके पीछे फिलॉसफी क्या है? क्यों हम चाहते हैं कि हम वैक्सीन इसके लिए आए ताकि हमें कोरोना वायरस से निजात मिले। इस वैक्सीन में ऐसा क्या है कि जो हमें कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचाएगा? देखिए बेटा होगा क्या, जब कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बनाएगा तो क्या किया जाएगा कि जो ये कोरोना वायरस है इसका कुछ एंटीजन जो है उसको पकड़ा जाएगा, तो उसी एंटीजन को हमारी बॉडी में भरा जाएगा। और जब ये एंटीजन मेरी बॉडी में जाएगा, वायरस मत त्रोग बेटा, आज त्रोग वायरस एंटीजन इस इन्फेक्शन की, क्योंकि वायरस इन्फेक्शन करता है, वायरस की मल्टीप्लिकेशन हमें बर्बाद करती है। और जब ये वायरस का एंटीजन मेरे जिस्म में डाला गया वैक्सीन के जरिए, तो ये एंटीजन जब मेरी बॉडी में जाएगा तो इसके खिलाफ बेटा मेरी बॉडी में क्या बनेगी? एंटीबॉडीज। और इसके खिलाफ क्या बनेगी बेटा? मेमोरी सेल्स। टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स अपनी अपनी मेमोरी सेल्स इसके खिलाफ बनाएंगी और एंटीबॉडीज बनेगी। और जब हकीकत में मेरी बॉडी में अब कोरोना वायरस आएगा, इसके खिलाफ पहले ही मेमोरी सेल्स बनी है ना, इसके खिलाफ पहले ही एंटीबॉडीज बनी है ना, तो ये मेमोरी सेल्स और एंटीबॉडीज बेटा इस कोरोना वायरस पे पूरी तरह से टूट पड़ेंगे और इसको खत्म करेंगे। इससे बेटा वैक्सीनेशन से हमें कोरोना इन्फेक्शन से निजात मिलती है। इसी तरह बेटा अगर आपने पोलियो वैक्सीन का नाम सुना होगा, 2 बूंदे जिंदगी की, जो अमिताभ बच्चन बेटा आमतौर टीवी पे कहता रहता है कि अपने बच्चों को पोलियो से बचाइए, 2 बूंदे जिंदगी के दीजिए। ये 2 बूंदे जिंदगी की क्या है? ये एक्चुअली पोलियो वायरस है जो बेटा एट्यूनेट किया गया होता है या डेड किया गया होता है, मारा गया होता है। और जब वायरस मारा जाता है, हीट किल्ड होता है, उसके बाद ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा। यही हीट किल्ड वायरस बेटा हमारे जिस्म में भेजा जाता है और इसके खिलाफ टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स क्या बनाती है? मेमोरी सेल्स। और क्या बनाती है बेटा? एंटीबॉडीज। और जब बेटा हकीकत में नेचुरल पोलियो वायरस अब इस बच्चे के जिस्म में आता है, अत खिलाफ चना गोडनेथी मेमोरी सेल्स बने हमसे, अत खिलाफ चना गोडनेथी एंटीबॉडीज बने हमसे। अब बेटा ये पोलियो वायरस हमारे इस बच्चे का कुछ बिगाड़ेगा नहीं। So this is the role of acquired immunity, beauty of acquired immunity, कि जो acquired immunity है इसमें power of recognition होता है। ये जिस एंटीजन के भी खिलाफ, ये जिस पैथोजन के खिलाफ काम करेगी, ये उसको याद भी रखते इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी सेल्स। ये उसके एंटीजन्स के लिए शाबाश मेमोरी सेल्स बनाती है ताकि अगली बार अगर यही एंटीजन आएगा, यही पैथोजन आएगा तो उसके खिलाफ बेटा सटीक एक्शन हो जाए, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स हो जाए जो बहुत स्ट्रांग होता है। दूसरा, इसको बेटा लड़ने की ताकत, लड़ने का जो बेटा फलसफा है वो हर किसी पैथोजन के खिलाफ अलग अलग होता है। ये ई कोलाई से अलग तरीके से लड़ेंगे, ये क्लेब्सिला से अलग तरीके से लड़ेंगे, ये कैंपिलोबैक्टर से अलग तरीके से लड़ेंगे, ये बैसिलस से अलग तरीके से लड़ेंगे। यही तो बेटा इनकी ब्यूटी है, स्पेसिफिसिटी एंड रिकॉग्निशन। तो यही बेटा हम आज के बैनर में पढ़ेंगे अब कि क्या बेटा अब हमें यहां पर लेना है। जरा गौर से अब यहां की ओर देखिएगा, यही अब हम आज के बैनर में पढ़ेंगे। शाबाश, एक बेटा एक टॉपिक के तले, एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अभी बेटा थोड़ी देर के बाद आपके स्क्रीन पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी आने वाली, प्लीज नजर बराबर रखिएगा। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, 1 मिनट।
ये बेटा आपके स्क्रीन के सामने अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी आई। तो चले बेटा अब इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी की ओर ध्यान से ध्यान देना। अगर आपको बेटा बोर्ड एग्जाम्स में आएगा डिफाइन एक्वायर्ड इम्यूनिटी, बस बेटा आप इतना पॉइंट्स लिखना, 3 पॉइंट्स आप लिखना, बस ज्यादा पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं। अगर बेटा उसके बाद आएगा डिस्क्राइब एक्वायर्ड इम्यूनिटी, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो उसके बाद मैं कहूंगा कि कहां रोकेंगे। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 3 पॉइंट्स, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो कुछ पॉइंट्स और ऐड करने पड़ेंगे जो मैं साथ साथ बोलता जाऊंगा। इट इज फाउंड ओनली इन वर्टिब्रेट्स, ये आपको खाली बेटा उन जानवरों में मिलेगी जिनमें रीढ़ की हड्डी है, चाहे फिशेस हो, एम्फीबियंस हो, रेप्टाइल्स हो, बर्ड्स हो, मैमल्स हो। सो दैट मींस कि वर्टिब्रेट्स के पास आपको इनेट इम्यूनिटी भी मिलेगी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी मिलेगी, जबकि इन वर्टिब्रेट जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उनके पास आपको इनेट इम्यूनिटी खाली मिलेगी। यही वजह है कि क्यों बेटा वर्टिब्रेट्स की इम्यूनिटी स्ट्रांग मानी जाती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी possesses द पावर ऑफ स्पेसिफिसिटी, पहला पॉइंट जो मैंने अभी बोला। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मींस की है हर किसी पैथोजन के खिलाफ अलग अलग तरीके से काम करती है, अलग अलग तरीके से उसको खत्म करने की सलाहियत रखती है, अलग अलग तरीके से उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है। सो ई कोलाई के लिए अलग तरीके से एंटीबॉडीज बनेगी, कोरोना वायरस के लिए अलग तरीके से एंटीबॉडीज बनेगी, इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए अलग तरीके से एंटीबॉडीज बनेगी, पॉक्स वायरस के लिए अलग तरीके से एंटीबॉडीज बनेगी। सो दैट मींस कि यहां पर बेटा डाइवर्सिटी है, क्योंकि हर किसी पैथोजन के खिलाफ अपनी अपनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी जनरेट हो जाती। अगला पॉइंट, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन, इस पॉइंट पे बेटा नजर रखना, प्लीज बेटा नजर रखना। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है ना, खूंखार इम्यूनिटी है बेटा, खूंखार, खतरनाक। मैंने परसों भी आपको कहा कि अभी मैं बोलूंगा कि इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। अल्लाह पाक इसमें पागल कुत्तों की तरह वन से एक्टिवेट हो जाते हैं ना, ये पागल कुत्तों की तरह बेटा खुले हो जाते हैं और ढूंढते हैं कि कहां पर पैथोजेंस है, कहां पर ये बैक्टीरिया है, कहां पर इसके एंटीजेंस है, कहां पर टॉक्सिन है, उसको न्यूट्रलाइज करने की सलाहियत रखते हैं। अब देखना यह है कि इन हेकन पन्न सेल्सन ते हार्म करित, इन हेकन पन्न सेल्फ प्रोटीन्स ते हार्म करित, इन हेकन पन्न सेल्फ एंटीजन ते हार्म करित, इन हेकन पन्न सेल्फ सेल्सन ते हार्म करित, नहीं करते हैं। तो इनमें अल्लाह पाक ने एक जबरदस्त सलाहियत रखी होती है कि ये देख पाते हैं, जांच पाते हैं हमारा अपना कौन और पराया कौन। आपने बेटा किडनी ट्रांसप्लांट पढ़ा होगा 11th में, और किडनी ट्रांसप्लांट जब आपको टीचर ने 11th में पढ़ाया होगा तो वहां पे आपको टीचर ने कहा होगा अगर बेटा हमें किडनी ट्रांसप्लांट करना होता है, इंशाल्लाह डॉक्टर तो बहुत सारे बच्चे बनोगे ना जो मेरा लेक्चर सुन रहे हैं। अब बेटा एज अ डॉक्टर आपके पास कोई पेशेंट आया, उसकी किडनीज खराब है, अब आपके पास एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बची है, दैट इज किडनी ट्रांसप्लांट। एक ऑप्शन बचा है, दैट इज किडनी ट्रांसप्लांट। आपको किडनी ट्रांसप्लांट करना है ना बेटा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप कैसे किडनी ट्रांसप्लांट करोगे। तो आपको बेटा उसके लिए किडनी चाहिए ना, वो भी डोनर चाहिए ना जो किडनी देगा। अगर एक डोनर खड़ा है बस दिमस किडनी पथस पकस डोनर सब बहुत सान से थिएटर्स में बस दिमस किडनी पथस त्राव यमिस पेशेंटस में। नहीं बेटा, आपको बहुत सारे टेस्ट करने पड़ेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है दैट इज HLA टेस्ट, जो मैं इंशाल्लाह आगे जाके आपको बोलूंगा, जिसको हम MHC टेस्ट भी कहते हैं। अब बेटा देखना यह है कि हमें क्यों टेस्ट करना पड़ता है। जब MHC टेस्ट बेटा आएगा, बराबर आएगा, मैच हो जाएगा, फिर ही आप किडनी को ट्रांसप्लांट करोगे। क्योंकि बेटा जरा गौर से देखिएगा, अगर आप एक इंसान में किडनी ट्रांसप्लांट करोगे, डोनर की किडनी है ना, और अगर बेटा इसका MHC नहीं मिलेगा तो ये टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स इस किडनी के खिलाफ हमला बोल देंगे, क्योंकि इस इंसान की अपनी किडनी नहीं है, ये दूसरे इंसान की किडनी है। तो आप ये रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमारी सेल्फ किडनी नहीं है, ये नॉन सेल्फ किडनी, किसी और तरीके की किडनी है जो हमारी बॉडी में आ चुकी है, तो इसके खिलाफ हमला बोल देंगे और इस किडनी को नोच नोच के बर्बाद कर डालेंगे। सो ये बेटा ब्यूटी है ना थे को इस ऑर्गन ट्रांसप्लांट असल पट कर, हर जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो हमने सपनों पे पानी फेरती है। हमें इतने ज्यादा टेस्ट करने पड़ते हैं बिफोर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, चाहे वो हार्ट का ट्रांसप्लांट हो, लंग्स का ट्रांसप्लांट हो, किडनी का ट्रांसप्लांट हो, हमें या लिवर ट्रांसप्लांट हो, हमें इतने ज्यादा टेस्ट करने पड़ते हैं ताकि बेटा ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी इस ऑर्गन को, इस ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को खत्म ना करे, क्योंकि इसमें सलाहियत होती है ये डिटेक्ट करने की अपना कौन और पराया कौन। उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, जो मैंने अभी आपको कहा, इसमें बेटा मेमोरी रखने की सलाहियत होती है। ये जिस एंटीजन के खिलाफ भी काम करते हैं, ये जिस पैथोजन के भी खिलाफ काम करते हैं, उस पैथोजन के एंटीजन की मेमोरी को रिमेंबर करते हैं, और अगली बार जब ये एंटीजन आता है उसके खिलाफ बेटा मेमोरी सेल्स बनी होती है, तो उसको बेटा पूरी तरह से उस पर टूट पड़ते हैं। सपोज मैं आपको सिंपल सी एग्जाम्पल दूंगा, मेरे पास एक इंसान आ रहा है, समझ लो इस पॉइंट को बेटा,
क्या होता है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी जो अल्लाह पाक ने इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी में रखी है? एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा जिससे आपको बेटा पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सपोज एक इंसान आपके पास आ रहा है, वो आपको कहता है मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैं आपको गवर्नमेंट जॉब दिलवाऊंगा। आमतौर बेटा ये तो होता रहता है, समझ में आ गया? दिसा में ₹1,00,000 बासा लागत गवर्नमेंट जॉब रिथ पत दिमे ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑर्डर ग वार कार रिथ पत लागत गवर्नमेंट नौकरी में दिसा ₹1,00,000 रिश्वत। अब बेटा क्या करे इंसान, बेटा बेकारी से मरा हुआ होता है, तो वो बेटा चाहता है कि चलो मुझे हो सकता है इमा मैं खतरा खाजे खजर ये दिब्बो ₹1,00,000 लाग में नौकरी। अब बेटा 1 महीना होता, आप इस इंसान को कहते हो ओए मुझे गवर्नमेंट जॉब दे दो ना, आपने तो कहा था कि मैं ऑर्डर दूंगा 1 महीने के अंदर। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, आपको बेटा अल्टीमेटली लगता है कि ये ठग था, इसने मेरा ₹1,00,000 खाया। तो था ना चाहिए याद जो ठग। अब अगली बार यही ठग आपके पास और आ रहा है, कहता है मुझे ₹1,00,000 दे दो, मैं आपको गवर्नमेंट जॉब दिलवाऊंगा। क्या बेटा आप इसको ₹1,00,000 दोगे? और बेटा आप इसको 1,00,000 जूते मारोगे। आप इसको कहोगे ठग सख्योत में एम्ब्रोट ₹1,00,000। सो दैट मींस आपने इसकी ठगी को याद रखा ना, आपने इसकी बेवफाई को याद रखा ना, इसने जो आपके साथ ठगी की, आपके साथ जुल्म किया, उसको याद रखा ना। यही तो बेटा आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास जब कोई ठग आता, ठग तो पैथोजन ही है ना, ये इस घर से आता नहीं कि मैं बीमार करूं, नुकसान पहुंचाओ, तो ये उस बेटा पैथोजन की मेमोरी, उसके एंटीजेंस को याद रखता है, और अगली बार जब ये बेटा पैथोजन आता है उसकी खैर नहीं होती। जैसे आप इसको 1,00,000 जूते मारोगे, अगली बार बेटा जब इन मेमोरी सेल्स के पास यही बैक्टीरिया और आएगा तो इसको 1,00,000 जूते मारेंगे और उस पैथोजन को न्यूट्रलाइज करेंगे जल्द से जल्द। तो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स किसी भी पैथोजन के लिए इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक सलाहियत है कि ये बेटा शाबाश इसके खिलाफ क्या बनाती है, मेमोरी सेल्स। उसके बाद इट फॉर्म्स द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म एंड लिम्फोसाइट्स आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और बेटा इसके मेन प्लेयर्स कौन है? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के जरिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी अपना खेल खेलती है। उसके बाद लिम्फोसाइट्स कॉन्स्टिट्यूट 20 है बेटा यहाँ पे, सॉरी 20 to 25% टेक्स्ट बुक ने लिखा है 11th में ऑफ टोटल WBCs, और इनका कुल मिला के नंबर 2 ट्रिलियन होता है। अगो मिलियन, मिलियन गई 10 लाख, पद गो बिलियन, पद गई ट्रिलियन। खुद देखे बेटा नंबर कितना है, गिनना बहुत मुश्किल है। But only 2 to 4% of lymphocytes remain in the blood. Rest remain in the lymphatic organs, lymph nodes and lymph। ये मैंने आपको कल कहा था कि जो lymphocytes है ये मैक्सिमम बेटा टाइम कहां पर बिताती है? लिम्फ में आराम करके बैठती है, तभी बेटा एक्टिव हो जाती है जब इनके पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आती है एंटीजन को लेकर, और कहती है आप अभी चुप करके बैठे हो, उठो जागो, जल्दी जल्दी काम करो, आपके बॉडी में इस किस्म का एंटीजन लेकर एक पैथोजन आ चुका है, इसके खिलाफ हमला बोल दो। तो ये था बेटा आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कि लिम्फोसाइट्स इसके मेन प्लेयर्स है, मेन कंपोनेंट्स है। आगे बढ़ेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा सारे जल्दी। तो अगर 4-3 नंबर का क्वेश्चन है, ये पॉइंट भी आप इसमें ऐड करेंगे उस टाइम। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। एक मिनट बेटा, चलिए उसके बाद अगला। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज बेस्ड ऑन 2 कंपोनेंट्स। अब जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये 2 कंपोनेंट्स पे बेस्ड है। वन इज कॉल्ड एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये बेटा आप 3 नंबर के क्वेश्चन में ऐड करोगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी अब 2 कंपोनेंट्स पे काम करती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमोरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब जरा बेटा गौर से देखिएगा, मैंने अभी कहा इसके कितने प्लेयर्स है बेटा? 2। तो जो टी लिम्फोसाइट्स होती है वो किस किस्म की शाबाश एक्वायर्ड इम्यूनिटी लाती है? सेल मीडिएटेड। और जो आपकी बेटा बी लिम्फोसाइट्स होती है वो किसके जरिए बेटा शाबाश अपना इम्यूनिटी कंट्रोल करती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी पेश करती है? ह्यूमोरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। देखिए क्यों? क्योंकि जो टी लिम्फोसाइट्स है ये डायरेक्टली बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है, डायरेक्टली डायरेक्टली खाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। और जो बी लिम्फोसाइट्स है ये डायरेक्टली खाते नहीं है, ये क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज। क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? एंटीबॉडीज। और जो एंटीबॉडीज होती है, एंटीबॉडीज फिर इन पैथोजेंस को बेटा एलिमिनेट करती है। सो दैट मींस कि जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में टी लिम्फोसाइट्स एज अ मेन प्लेयर्स होते हैं, वो बेटा डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या पैथोजन को मार डालते हैं। कैसे? आगे देखेंगे, आगे आगे देखिए बेटा, मजा ही मजा क्या है इसमें। और जो बेटा आपकी बी लिम्फोसाइट्स है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कौन सा पार्ट डेवलप बेटा, किस पार्ट का कंपोनेंट है? ह्यूमोरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। और ये किसके जरिए अपना खेल खेलती है? एंटीबॉडी।
तवई छात्वना ह्यूमोरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड, और इसको कहते हैं सेल, क्योंकि यहाँ पे टी लिम्फोसाइट डायरेक्टली पैथोजन को खाते हैं, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो आंसर क्या बोलोगे बेटा? दो। Cell mediated immunity controlled by T lymphocytes, because T lymphocytes directly kill the organisms, directly kill the pathogens, and humoral or antibody mediated, which is guarded or controlled by B lymphocytes, which produces antibodies, and these antibodies then neutralizes the pathogen. तो चले बेटा, अब सबसे पहले बस इतना ही लिखना, 3 नंबर का क्वेश्चन, बस उसके बाद कुछ नहीं लिखना, बाकी हराम है लिखना। तो चले बेटा, अब हम आएंगे टुवर्ड्स द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब देखिए बेटा, एग्जामिनर आपको क्या करेगा, वो आपको लिखेगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में ये सब कुछ लिखा है, तो उस टाइम बेटा आप राइट शॉर्ट नोट इतना लिखेंगे, बस बस मेहरबानी करके। जादू मुसीबत सुन तुलन एग्जामिनर्स के, आज बेटा आपका एग्जामिनर देखेगा क्या कि इसको कंसेप्ट पता है, क्योंकि कोरोना की वजह से आज एग्जामिनर थोड़ा बहुत लिबरल भी रहेगा, घबराना नहीं। अगर आप थोड़ा बहुत 2-3 पॉइंट्स बेटा उसके दिमाग में लाने के बेटा कामयाब हो गए, तो आपको एग्जामिनर खुले मार्क्स देगा, अच्छे मार्क्स देगा। तो इसलिए बेटा अगर आप ये लिखोगे ना, तो एग्जामिनर इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा कि इस बच्चे ने तो इम्यूनिटी बहुत अच्छी तरह से स्टडी की है। चलिए, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इट इज मीडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट्स, अभी पता चला। अब देखना यह कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहां कहां पे बेटा असरदार रहती है। यहां पे बेटा एंट्रेंस का एक पॉइंट है जो आज तक बेटा आपके नीट में कभी नहीं आया, और मैं दावेदारी करता हूं कभी ना कभी ये नीट में आएगा। हो सकता है बेटा 2021 में ये आपके नीट में बेटा ये क्वेश्चन आए, क्योंकि आज तक बेटा ये क्वेश्चन कहीं नहीं आया, टेक्स्ट बुक पे लिखा गया है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज इफेक्टिव अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्टेड सेल्स। गौर से देखिएगा, सपोज ये एक सेल है, और इस सेल के अंदर बेटा अब मेरा वायरस है, क्योंकि वायरसेस बेटा मैंने कहा दे आर इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स। ये बेटा जब भी आपको इन्फेक्ट करेंगे, ये तब तक इन्फेक्ट नहीं करेंगे जब तक कि आपकी सेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके पास बेटा प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी नहीं होती है। तो इसलिए बेटा ये सेल के अंदर ही काम करते हैं, ये सेल के अंदर ही इंसान को बीमार कर डालते हैं। अब अगर इस सेल के अंदर वायरस है, समझ में आ गया, तो याद कीजिएगा बेटा, मैं वो ना रात अक एक्टिविटी अत खिलाफ दैट इज इंटरफेरॉन्स। दूसरी बेटा इनके खिलाफ जो एक्शन होगी दैट इज एनके सेल्स, और तीसरे जो इनके खिलाफ एक्शन होगी CMI, विच वो अल्लाह ताला ने कैच करूं। एक कहावत मुझे यहां खुदा की याद आ रही है कि गॉड नेवर टेक चांस, रब कभी चांस नहीं लेता है बेटा, ये याद रखना। सो इसीलिए बेटा यहां पर भी खुदा ताला ने कोई चांस नहीं लिया। जब आपकी सेल में वायरस जाएगा, बेटा ये नहीं समझना बस बस अक इम्यूनिटी कर इस खिलाफ कम, बस इंटरफेरॉनियत कर इस खिलाफ कम ना। मैंने कहा ना, हर किसी तरह से बेटा इस पे हमला बोला जाता है। इंटरफेरॉन्स के जरिए इस पे हमला बोला जाएगा, एनके सेल्स के जरिए इस पे हमला बोला जाएगा, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के जरिए इस पे हमला भेजा जाएगा। तो मल्टी डायमेंशनल बेटा अटैक्स गना, मल्टी डायमेंशनल डिफेंस सिस्टम्स का सना एक्टिवेट, जिसकी वजह से बेटा जो ये वायरल इन्फेक्टेड सेल्स है ये खत्म हो जाएगी। अगर इंटरफेरॉन हारेगा तो एनके सेल्स रोल अदा करेंगे, अगर एनके सेल्स ने भी रोल अदा नहीं किया तो CMI है। सो दैट मींस कि इंटरफेरॉन, एनके सेल्स, CMI ये कलेक्टिवली मिलजुल के बेटा इस वायरस का दजिया उड़ा देंगे जो इस सेल में छुपा है, गीदड़ की तरह बिल में छुपा है, बिल से निकाल के मार डालेंगे, क्योंकि इस सेल को ही खत्म करेंगे। और जब सेल खत्म हुई तो वायरस ऑटोमेटिकली बेटा खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब इसका बसेरा ही नहीं रहेगा तो काहे का वायरस। सो दैट मींस कि बेटा जिन वायरसेस या जिन सेल्स में वायरस होता है उनमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ही काम नहीं करती है, इंटरफेरॉन्स भी काम करते हैं, एनके सेल्स भी काम करते हैं, बट दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। और जो आपके बेटा CMI है, इट्स द कंपोनेंट ऑफ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी मिलजुल के बेटा शाबाश इन पैथोजेंस को खत्म करने की सलाहियत रखते हैं। उसके बाद और किसके खिलाफ बेटा ये है, समझो बेटा इस पॉइंट, ये ना किताबन पे लिखित आसान किए, इन चीजों को बेटा समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपकी जोली में डालो। और मुसीबत यह है कि मेरे पास टाइम कम है, नहीं तो बेटा इसकी धजियां हम उड़ा देते, ऐसा इम्यून सिस्टम पढ़ा के जाता कि उम्र भर बेटा मुझे याद रखते। और क्या करूं बेटा, मजबूर हूं, आपका टेक्स्ट भी आ रहा है, आपका बोर्ड एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो इससे बेटा थोड़ा बहुत उसको मैं घटा रहा हूं, मगर कंसेप्ट को देता जाऊंगा। उसके बाद बेटा ये इंट्रासेल्युलर बैक्टीरिया के खिलाफ भी काम करते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बेटा वायरसेस की तरह सेल के अंदर घुस जाते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज इंट्रासेल्युलर बैक्टीरिया। इसमें एक बैक्टीरिया है या एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है दैट्स कॉल्ड एज माइकोप्लाज्मा। एक और बेटा ऐसा कमीना बैक्टीरिया है जो सेल के अंदर ही बेटा अपना बसेरा करता है, एंड दैट्स कॉल्ड एज माइकोबैक्टीरियम। और ये माइकोबैक्टीरियम आपने सुना होगा, ये टीबी करता है, ट्यूबरकुलोसिस करता है।
अब अगर बेटा इस सेल के अंदर बैक्टीरिया गया, इम्यून सिस्टम पछा नहीं है, सूर्य भी सेल अंदर, मगर बेटा रब ने इसके लिए भी एक हमारे बॉडी में एक चीज रखा है, दैट इज CMI, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट्स को चुन के निकाल देती है। ओ बैक्टीरिया, अगर आप सेल में भी चोरी बैठे हो, मैं वहां पर भी आपको मार डालूंगी, मैं वहां पर भी मारने की सलाहियत रखता हूं। क्योंकि अगर बेटा मैंने कहा कि बैक्टीरिया शातिर है, हमारा इम्यून सिस्टम भी शातिर है। अगर इम्यून सिस्टम शातिर है, बैक्टीरिया भी शातिर है। तो ये शातिराना खेल बेटा दोनों तरह से चलता है। हमारा इम्यून सिस्टम भी शातिर है, हमारी बैक्टीरिया भी शातिर है। अब इस बैक्टीरिया ने शातराना खेल खेला था कि हमारी सेल में गया ताकि इम्यून सिस्टम ना पहचाने। कैसे इम्यून सिस्टम इतनी टी लिम्फोसाइट्स नेबर की नहीं, तिम पहचाना नहीं पाने सेल, तिम करना खिलाफ के। मगर इन बैक्टीरिया इन्फेक्टेड सेल्स में कुछ ऐसा हो जाता है, रब कुछ ऐसा करवाता है कि टी लिम्फोसाइट्स को बेटा सिग्नल आती है कि सेल में गड़बड़ है और उस सेल को खत्म कर डालती है। उसके बाद ये प्रोटोजोआ के खिलाफ एक्शन कर देती है। अगर हमारी बॉडी में कोई प्रोटोजोअल इंफेक्शन होती है, जैसे बेटा लिशमैनिया है, जैसे ट्रिपैनोसोमियासिस है, जैसे एनाप्लाज्मोसिस है ना बेटा, दीज आर द प्रोटोजोअल डिजीजेस। जैसे मलेरिया है, दिस इज द प्रोटोजोअल डिजीज। सो जब हमारी बॉडी में कोई प्रोटोजोअल डिजीज होती है, उस टाइम भी बेटा ये एक्टिव होती है CMI। इसी तरह अगर हमारी बॉडी में फंगल डिजीज होती है, जैसे बेटा मशहूर फंगल डिजीज है जो आपके बेटा टेक्स्ट बुक में भी लिखा है, रिंगवर्म डिजीज, जो डर्मेटोफाइटॉन्स कर देते हैं। तो अब बेटा अगर फंगल इंफेक्शन है, उस भी कौन काम करता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसी तरह अगर हमारी बॉडी में ट्यूमर सेल है, मैंने कल का लेक्चर याद करो बेटा, मैंने कहा था कि ट्यूमर सेल्स के खिलाफ NK सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और इसके लिए बेटा CMI भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सो ट्यूमर सेल्स खत्म करने खतर अल्लाह ताला 3 टायर प्रोटेक्शन थर्म्स इन द फॉर्म ऑफ NK सेल्स, इन द फॉर्म ऑफ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, एंड इन द फॉर्म ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंड इट आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। इस क्वेश्चन पे बेटा मेरा नीट पे दावा है, इस पे मैं दावा करूंगा बेटा, ये नीट में कभी ना कभी आएगा। अब 2021 में आएगा, कब आएगा गॉड नोस। सो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिजेक्शन ऑफ मिसमैच्ड टिश्यू और ऑर्गन ट्रांसप्लांट। कैसे, यही तो बेटा मुझे आपको सिखाना है, एक एक करके एक एक चीज सिखाऊंगा कि कैसे बेटा ये इन्फेक्टेड वायरल सेल्स को चुन के निकालता है, कैसे उन सेल्स को बेटा उन सेल्स को चुन के निकालता है जिनमें बेटा इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है, कैसे प्रोटोजोआ फंजाई ट्यूमर सेल्स को खत्म कर देता है, और कैसे बेटा ये मिसमैच्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांट में जो ऑर्गन बेटा मिसमैच के जरिए, जिसमें बेटा हमने कोई बेटा यहाँ स्क्रीनिंग नहीं की होती है, सीधे ऑर्गन अगर मिसमैच कर डाला तो उसकी वजह से बेटा वो ऑर्गन ही खत्म हो जाएगा। तो अगर आप किसी में किडनी ट्रांसप्लांट करोगे मैचिंग के बगैर, कोई टेस्ट नहीं करोगे, सीधे बेटा एक इंसान से किडनी उठाओगे और दूसरे इंसान में डालोगे, तो वो बेटा अल्लाह पाक से किडनी जो है वो खत्म की जाएगी। किसके जरिए बेटा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इस पे आप नजर रखना, इस पॉइंट। आप बेटा इससे पहले कि हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को आगे बढ़ाए, बेटा देखना है ना कि टी लिम्फोसाइट्स क्या है। यार बोर्ड चीज बेटा, अगर तो ये समझू ना बेटा, ये टी लिम्फोसाइट्स के आगे, ये बी लिम्फोसाइट्स के आगे, मैं समझूंगा कि बेटा मेरे 5-6 दिन की मेहनत रंग ला गई, हावी आ गई, कि जो भी बच्चा इसको सुन रहा है उसको ये सब कुछ समझ आ गया। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हमें पहले सिखाओ कि टी लिम्फोसाइट क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि वायरल इन्फेक्टेड सेल्स पे कैसे हावी होता है, इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया, जिन सेल्स में इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया होता है उन पे कैसे हावी होता है। सर पहले हमें सिखाओ कि ये टी लिम्फोसाइट क्या है। आप क्या जोना टी क्या है, ये टी एक्चुअली थाइमस। क्योंकि आपको पता है बेटा, आपने एंडोक्राइन सिस्टम में 11th में पढ़ा होगा कि हमारे पास एक ग्लैंड होता है, एंड दैट ग्लैंड इज कॉल्ड थाइमस ग्लैंड। और ये थाइमस ग्लैंड बेटा थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी कहा जाता है, तख्त इम्यूनिटी का माना जाता है। अब इसी थाइमस ग्लैंड में बेटा इन लिम्फोसाइट्स को बेटा प्रैक्टिस करवाई जाती है, एक किस्म की बेटा ट्रेनिंग दी जाती है। क्या ट्रेनिंग दी जाती है, वही तो हम पढ़ेंगे, जिसकी वजह से फिर इनका नाम पड़ता है टी लिम्फोसाइट्स। तो चले बेटा, अब दिमाग बराबर मेरी ओर रखिएगा। ऐसा लेक्चर आपने जिंदगी में कभी नहीं सुना होगा जो आज लेक्चर में सुनाने जा रहा हूं। प्लीज बेटा नजर बराबर रखिएगा, क्योंकि आज आपको कुदरत के बारे में बेटा एक ऐसा चीज पता चलेगा जो कुदरत के बगैर कोई कर नहीं सकता है। कितना अल्लाह पाक ने बेटा जब एक इंसान को बनाया, एक ऑर्गेनिज्म को बनाया, कितना छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखा। चले बेटा, अब यहां पर आप सारे बच्चे नजर रखिए। पहले हम देखेंगे कि टी लिम्फोसाइट क्या है। प्लीज बेटा नजर रखिए, टी लिम्फोसाइट्स, ऑल लिम्फोसाइट्स। क्योंकि बेटा मैंने आपको कहा कि WBCs में एक मेजर सेल होती है, एंड दैट सेल इज कॉल्ड एज टी लिम्फोसाइट्स। अब जो कोई भी लिम्फोसाइट है, मेजॉरिटी ऑफ द लिम्फोसाइट जो है वो बनती है बेटा बोन मैरो में।
सो ऑल लिम्फोसाइट्स, क्योंकि ये पहले जब बनती है इमेच्योर होती है, और इन इमेच्योर बेटा लिम्फोसाइट्स को हम कहते हैं थाइमोसाइट्स, ऑरिजिनेट फ्रॉम हीमोपियोटिक स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो। सो ये बेटा कहां से ऑरिजिनेट होती है? बोन मैरो से। और फिर कुछ लिम्फोसाइट्स बेटा बोन मैरो से ब्लड में आती है, और ब्लड के जरिए जाती है एक ग्लैंड में, एंड दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज थाइमस ग्लैंड। नजर रखो बेटा, बराबर नजर बराबर रखो। तो ये थाइमस ग्लैंड में जाते हैं, वायर दे आर प्री प्रोसेस्ड, यहां पे इनको प्री प्रोसेस किया जाता है, मैच्योर किया जाता है बाय एंजाइमेटिक। सो बचपना कहां पे होता बेटा? कहां से पैदा होते हैं? बोन मैरो। फिर इनकी परवरिश जो है, मैचुरेशन जो है, वो कहां होती है? थाइमस ग्लैंड में। और जब इनमें थाइमस ग्लैंड में मैचुरेशन होती है, और जब ये वहां से बेटा मैच्योर होके बाहर निकलती है, तो इनका नाम पड़ता है टी लिम्फोसाइट्स। और इन मैचुरेशन के लिए इनको दो फेजेस से गुजरना पड़ता है। वन इज कॉल्ड एज पॉजिटिव सिलेक्शन एंड अनदर इज कॉल्ड एज नेगेटिव सिलेक्शन। बेटा नजर रखो, अल्लाह पाक की कसम बेटा, जब एक लिम्फोसाइट बोन मैरो में बनती है, इमेच्योर बचपने में है ना अभी, उसके बाद ये इमेच्योर लिम्फोसाइट अब निकलती है ब्लड के जरिए और जाती है। कुछ हर कोई नहीं, हर कोई नहीं, कुछ लिम्फोसाइट्स बेटा कामयाब होती है कहां पर पहुंचने में बेटा? इनटू द थाइमस ग्लैंड। और थाइमस ग्लैंड अब क्या करता है? वो इनको प्रोसेस करता है, ट्रेन करता है, मैच्योर बनाता है। और बेटा दो प्रोसेसेस के जरिए इनको ट्रेन किया जाता है, मैच्योर किया जाता है। ट्रेनिंग क्या है वही तो देखेंगे। मैच्योर किया जाता है, एंड वन इज कॉल्ड एज पॉजिटिव सिलेक्शन एंड अनदर इज कॉल्ड एज नेगेटिव सिलेक्शन। अब बेटा नजर रखिएगा यहां पे, खुदा के लिए अब यहां पे नजर रखिएगा, प्लीज बेटा नजर रखो प्लीज। अब बेटा पॉजिटिव सिलेक्शन को सिखाने के लिए मैं पहले व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करूंगा, और नेगेटिव सिलेक्शन को पहले सिखाने के लिए मैं व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करूंगा। और आप बेटा उस डायग्राम को शाबाश फिर उसका स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा कि पॉजिटिव सिलेक्शन क्या है और नेगेटिव सिलेक्शन क्या है। अब देखना यह है कि पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। जरा बेटा गौर से देखिएगा, आपकी जिंदगी में अगर कोई लड़की या लड़का मेरा लेक्चर सुन रहा है, सपोज कोई लड़की मेरा लेक्चर सुन रही है, आपकी जिंदगी में बहुत सारी बेटा लड़कियां आपसे मिली होंगी, और कुछ लड़की ऐसी होगी जो बेटा आपको लिफ्ट नहीं दे रही है, और कुछ लड़कियां ऐसी होगी जिन्होंने आपको लिफ्ट दिया। सो जिन लड़कियों ने आपको लिफ्ट दिया वो आपकी सहेलियां बनी ना, फ्रेंड। बात करो ना बेटा, ना क्या तुम्हारे फ्रेंड्स बनाई मैं लिफ्ट दिवा। सो दैट मीन्स कि बेटा इन तमाम लड़कियों में अगर आपकी जिंदगी में बेटा अभी तक 1000 लड़कियां आई, वो आई चली गई, और कुछ लड़कियों ने बेटा इसमें आपको लिफ्ट दे दिया, आपके साथ बात की, आपके साथ इंटरेक्ट किया, वो आपकी सहेलियां बनी ना। चलो बेटा इस 100 में से बेटा 1000 लड़कियों में से 100 लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने आपको लिफ्ट दिया। लिफ्ट मीन्स कि उन्होंने बेटा आपको लिफ्ट दिया, उसके साथ बात की, आपके साथ बेटा कन्वर्सेशन की, आपके साथ बेटा गम और दुख जो है वो शेयर किया। ठीक। सो दैट मीन्स कि 1000 में 100 लड़कियां हैं, इसकी पॉजिटिव सिलेक्शन हुई ना। पॉजिटिव सिलेक्शन मीन्स इनका बेटा अट्रैक्शन आपकी ओर हुआ ना, इन लड़कियों की आपकी ओर अट्रैक्शन हुई ना, सहेली बनी ना ये आपकी। उसके बाद बेटा अगर वहां यमन मज का अदर जटिश आगाज जरा बेटा गौर से देखिएगा, जब ये सहेली बेटा आपकी है, मगर कहा सहेली पर अदर जटिश आगाज अदर जड़गी बेटा आपके साथ हर किसी चीज में आपका इंटरफेयर करता है। खाना खाया, पानी पिया, चाय पी, मामा कहाँ है, पापा कहाँ है, बेटा तंग आ जाओगे ना। ये मैं फ्रेंड में मुसीबत में जादू तुल, ये गई मैं अदर जटिश आगाज। समझ में आ गया? तो जब बेटा ये अपने हदों को पार करेगी तो आप इसको रिजेक्ट करोगे ना। मैं मुसीबत तुल मन साटक से बेटा ये करी फोन साटक फोन, ये आपके साथ बात करेगी, आप इससे भाग जाओगे, तब आप इसकी नेगेटिव सिलेक्शन कर रहे हो ना। यही तो है बेटा पॉजिटिव सिलेक्शन और नेगेटिव सिलेक्शन, जो इन बेटा इमेच्योर लिम्फोसाइट्स को फेस करनी पड़ती है बेटा थाइमस ग्लैंड में, ताकि बेटा शाबाश ये ट्रेनिंग करके मैच्योर हो जाए और क्या बने? टी लिम्फोसाइट्स। ताकि इनमें शऊर आ जाए कि अपना कौन है, पराया कौन है। क्योंकि मैंने आपको कहा बेटा जो टी लिम्फोसाइट्स है या जो लिम्फोसाइट्स है खूनखार सेल्स है, इवन जरूरी ट्रेनिंग दी कि तो कशो पानी सेल वापर सेल कोशो। एक और एग्जांपल दूंगा जिससे आपका कांसेप्ट आहिस्ता आहिस्ता पुख्ता होता जाएगा। वन गैस पख्त कह डायग्राम हाउ अथजीत पद गसी जबरदस्त पे पख्त। फिलहाल तरू तय फिक्र सहेली गई पॉजिटिव सिलेक्शन, करथनी सिलेक्ट एज सहेली पॉज। मगर अगर ये सहेली आपको बेटा मुसीबत क्रिएट करेगी, ये अदर जटिश अगाजे में फ्रेंड मुसीबत, आप इसको बेटा अब नजरअंदाज करोगे ना, दैट इज नेगेटिव सिलेक्शन। पहले फ्रेंड बनाया और उसके बाद जब इस फ्रेंड ने आपको ज्यादा मुसीबत में डाला, आपके हर किसी चीज में इंटरफियर किया, तो आप इसको बेटा नेग्लेक्ट करोगे।
सो दैट मींस अब आप इसको नेगेटिव सिलेक्शन करोगे, छोड़ोगे बेटा, इसका फोन नहीं उठाओगे, इसके साथ बात करना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि इसने आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर दी। क्लियर? एक एग्जांपल, दूसरे एग्जांपल प्लीज। सपोज ये एक बेटा ट्रेनिंग कैंप है, यहां पे ट्रेनिंग दी जाती है पुलिस वालों को। पुलिस वालों को बेटा यहां पे ट्रेनिंग दी जाती है और इनको सिखाया जाता है कि बंदूक कैसे चलाते हैं, चोर को कैसे पकड़ा जाता है, मुलजिम को कैसे पकड़ा जाता है, मुलजिम के साथ कैसे पेश आना है, अच्छे शहरी के साथ कैसे पेश आना है। अगर अच्छा शहरी मिलेगा, कोई रेस्पेक्टेबल शहरी मिलेगा, उसके साथ अच्छी तरह से तमीज से बात करो। अगर कोई चोर मिलेगा, वहां तमीज वमीज सारवार उसको नहीं कहना, उसको 2 थप्पड़ मारना, तभी तो वो चोरी का सामान वापस देगा। नहीं तो अगर पुलिस वाला बेटा चोर को कहेगा सर आर यू फाइन, आप चाय का कप लेना पसंद करेंगे, समझो चूर मे क्या था एडवांटेज वो चूर करें बार बार मे सार वनाई पेशवाना आप चाय का कप पियोगे ना बेटा। तो इनको इस ट्रेनिंग में यही तो सिखाया जाएगा। इंशाल्लाह जब आप डॉक्टर बनोगे, आपको भी डॉक्टरी ट्रेनिंग में यही बताया जाएगा कि कैसे आप पेशेंट के साथ, उसका आपका रवैया क्या होना चाहिए पेशेंट के साथ, कैसे आप डिसाइड करोगे कि ये पेशेंट जो है इसको मैं कैसे ट्रीट करूं। और डॉक्टर एंड के तक बेटा ये चाहता है कि ये पेशेंट ना मरे, क्योंकि उसको पता होती है कि जिंदगी कितनी वैल्यूएबल है, क्योंकि उसने जिंदगी को बहुत नजदीक से देखा होता है, उसने जिंदगी के हर किसी सिस्टम को अच्छी तरह से देखा होता है। इसलिए जब डॉक्टर के पास एक पेशेंट आता है जो अच्छा डॉक्टर होगा, क्योंकि बेटा कुछ डॉक्टर गलत गंदे भी है, मगर मैं बेटा डॉक्टरी पेशे की बात करता हूं कि एक डॉक्टर के दिमाग में ये होता है कि मैं पेशेंट को कैसे बचाऊं। इसी तरह बेटा जब पुलिस ट्रेनिंग की जाती है, इनको बंदूक सिखाया जाता है कि दुश्मन के साथ लड़ना है, दोस्त के साथ प्यार करना है। आप बेटा जरा गौर से देखिएगा, आप जब ये पुलिस वाला है, इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, चले 1 साल इसको ट्रेनिंग लगा, उसके बाद बेटा जिस दिन इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, अब जो इनका हेड है जो इनको ये ट्रेनिंग दे रहा था, तो इनको कहेगा जवानों आज आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, अब आपको यह बताया गया कि इस बंदूक का इस्तेमाल आप दुश्मन के लिए करना, अपने दोस्त के लिए नहीं करना, अपने दोस्तों पे, अपने पुलिस वालों पे गोली नहीं चलाना। हाँ बेटा, कोई पुलिस वाला उठेगा, कहेगा नहीं 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 नहीं, मुझे मंजूर नहीं है, मेरे सामने जो भी बंदूक वाला आएगा मैं उसको गोली मारूंगा। क्या बेटा, इसको बाहर निकलने दिया जाएगा? इसको ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकलने दिया जाएगा? क्योंकि बेटा ये भगोड़ा है, ये कहता है कि जिसके पास भी बंदूक होगा मैं उसको मार डालूंगा, मैं उसको गोली मारूंगा। सो यही तो है बेटा कोलोनल सिलेक्शन, पॉजिटिव सिलेक्शन और नेगेटिव सिलेक्शन। यही तो किया जाता है बेटा थाइमस ग्लैंड में। जब एक लिम्फोसाइट आती है, इसमें बेचारी पाई मेरा अपना कौन है पराया कौन है, क्योंकि अगर ये बेटा ऐसे ही रहेगी, ये किसी भी सेल के खिलाफ हमला करेगी। तो इस थाइमस ग्लैंड में इस लिम्फोसाइट को यही तो सिखाया जाता है कि आपकी अपनी सेल कौन है और पराई सेल कौन है। अपनी सेल के खिलाफ कभी हमला नहीं करना। जब आप ब्लड में निकलोगे, अब आपके सामने हार्ट की सेल्स आएंगी, लिवर की सेल्स आएंगी, किडनी की सेल्स आएंगी, लिम्फ नोड की सेल्स आएंगी, स्टोमक की सेल्स आएंगी, हर कोई चीज आएगा आपके सामने। उनके खिलाफ, अपने सेल्स के खिलाफ हमला नहीं करना। हाँ, अगर आपको बॉडी में कोई फॉरेन सेल मिली, फॉरेन सेल मींस कोई पैथोजन मिला, कोई मिसमैच्ड ऑर्गन मिला, सपोज किडनी ट्रांसप्लांट मिसमैच मैचिंग के बगैर ही बेटा इंट्रोड्यूस की गई, उसके खिलाफ हमला करना है, उसको खत्म करना है, उसको बर्बाद करना है। तो दैट मींस कि इस लिम्फोसाइट में ये सलाहियत आनी चाहिए, खूंखार सेल है, इसमें ये सलाहियत आनी चाहिए कि आपका अपना कौन है, पराया कौन है। इनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। जबकि बेटा न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, इनेट इम्यूनिटी के जितने भी प्लेयर्स हैं, उनको ट्रेनिंग देने की कोई जरूरत, क्योंकि वो खूंखार नहीं है ना बेटा। आपको उसी बच्चे, माँ बाप के पास 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, एक नॉटी है, 3 बहुत अच्छे हैं। सो जो नॉटी, उसको केयर ज्यादा करना है ना, उसको ये सिखाना है ना कि आपका अपना कौन है, पराया कौन है, किसके साथ बात करनी है, किसके साथ बात नहीं करनी, ना तो उसको खिजल खा नहीं करी। तो माँ बाप को ज्यादा फोकस उसी पे करना है। इससे बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो प्लेयर्स है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स खूंखार है, तो इसलिए अल्लाह पाक ने इनको बेटा ये समझाने की कोशिश की कि आपका अपना कौन है, पराया कौन है। और जिन लिम्फोसाइट्स को ट्रेनिंग दे दी, कहां पर बेटा, थाइमस ग्लैंड में, ये सीखने के लिए कि आपका अपना कौन है, पराया कौन है, थ्रू पॉजिटिव सिलेक्शन और नेगेटिव सिलेक्शन। समझ में आ गया? तो उनको नाम दिया टी लिम्फोसाइट्स। और जिन लिम्फोसाइट्स की ट्रेनिंग दी जाती है अपना कौन है, पराया कौन है, पॉजिटिव सिलेक्शन और नेगेटिव सिलेक्शन के जरिए बोन मैरो में, उनका नाम पड़ा बी लिम्फोसाइट्स। अब क्वेश्चन ही उठता है, सर से बैठवाना अपना कौन, पराया कौन, इनको कैसे पता चलता है? अतमा इवान बेटा थाइमस ग्लैंडस मज लिवर सेल, अस्सलाम वालेकुम टी लिम्फोसाइट, बुछस लिवर सेल में वुच। और जब बाहर निकलोगे मेरे खिलाफ हमला नहीं करना। फिर आती है बेटा हार्ट की सेल, वो कहती है अस्सलाम वालेकुम टी लिम्फोसाइट, मुझे देखो मैं कैसी हूं, जब बाहर निकलोगे मेरे खिलाफ हमला नहीं करना। क्या ये पॉसिबल है?
कैसे बेटा इसको पता चलता है फिर मेरी अपनी सेल कौन है और पराई सेल कौन है? यही मैं आपको सिखाने जा रहा हूं बेटा पॉजिटिव सिलेक्शन में और नेगेटिव सिलेक्शन। अब देखिए बेटा पॉजिटिव सिलेक्शन में होता क्या है। प्लीज बेटा अब यहां पर मैं आपके सामने स्क्रीन को पहले शेयर करूंगा और यह समझाने की कोशिश करूंगा कि पॉजिटिव सिलेक्शन क्या होती है और नेगेटिव सिलेक्शन क्या होती है। इसकी वजह से टी लिम्फोसाइट्स में कैसे सलाहियत आती है कि अपनी सेल कौन पराई सेल कौन, फिर वो अपनी सेल के साथ कभी छेड़ती नहीं है। और पराई सेल अगर मिली, पराया पैथोजन अगर मिला, पराया कोई सेल मिला जो पहली बार बेटा आप सेल में आया है, जो अपनी बॉडी का नहीं हमारी बॉडी का नहीं, उसके खिलाफ हमला बोल देते, उसको बेटा मिट्टी चटवाते हैं। देखिए कैसे, गौर से यहां पर देखिएगा, ये हमारा ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। प्लीज बेटा नजर रखिएगा, इस थाइमस ग्लैंड के दो रीजन्स होते हैं। इनर रीजन इज कॉल्ड एज मेडुला, साफ साफ लिख रहा हूं क्योंकि आपको डायग्राम को बेटा फिर इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है। और आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। नजर बराबर रखो बेटा। उसके बाद क्या होता है कि जो बेटा अब आपका ये थाइमस ग्लैंड है, अब ये बोन मैरो है, बोन मैरो के जरिए बेटा अब जो इमैच्योर लिम्फोसाइट्स है, चलो मीन इमैच्योर भी चाहे, ये आती है ब्लड सर्कुलेशन के जरिए और अलाइन हो जाती है किसमें बेटा, आपके थाइमस ग्लैंड में। अब ये आपके थाइमस ग्लैंड में आई और थाइमस ग्लैंड में जब ये लिम्फोसाइट्स आ जाती है, ये सबसे पहले कॉर्टेक्स में आ जाती है। ये बेटा आपका कॉर्टेक्स है, अब ये लिम्फोसाइट्स में आ गई और कॉर्टेक्स में आते ही अब इन लिम्फोसाइट्स पे, इमैच्योर लिम्फोसाइट्स पे दो किस्म के रिसेप्टर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे चढ़ाए जाते हैं। वन इज कॉल्ड एज CD4 पॉजिटिव एंड अनदर इज कॉल्ड एज CD8 पॉजिटिव। सो अब अगर मैं यहां पर एक लिम्फोसाइट को बड़ा बनाऊंगा तो इस लिम्फोसाइट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर डबल पॉजिटिव रिसेप्टर्स चढ़ाए जाते हैं। वन इज कॉल्ड एज CD4 पॉजिटिव, थोड़ा बहुत हाई जा रहा हूं बेटा यहां पे, एंड अनदर इज कॉल्ड एज CD8 पॉजिटिव रिसेप्टर्स। सो दो किस्म के रिसेप्टर्स अब बेटा इसके शाबाश इन लिम्फोसाइट्स के, इन इमैच्योर लिम्फोसाइट्स पे चढ़ाए जाते हैं, इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। सो इसको हम डबल पॉजिटिव कहते हैं। उसके बाद अब एक खेल खेला जाता है। प्लीज बेटा नजर यहां पे रखो। अब बेटा यहां पर जो लिम्फोसाइट्स है अभी भी इमैच्योर है। उसके बाद क्या किया जाता है, ये तो नहीं कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स ना बेटा एम्प्टी सेल्स, एम्प्टी सेल्स थाइमस ग्लैंड के सेल्स। इस थाइमस ग्लैंड की सेल्स में बेटा अब दो किस्म के यहां पे रिसेप्टर्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज, नजर रखो बेटा असॉल्ट चल रहा है, खतरनाक चीज चल रहा है, MHC1, और एक और कुछ पे होता है MHC2। थोड़ा बहुत इसको खा रहा हूं बेटा, पूरा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो इस पे बेटा एक कुछ सेल्स में MHC1 होता है और कुछ पे बेटा MHC2 होता है। अब क्वेश्चन, सर ये CD4 क्या है और ये MHC क्या है? CD4 को हम बेटा एक और टेक्निकल नाम देते हैं क्लस्टर डिफरेंशिएशन। ये बहुत सारे किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं, पर यहां पर बेटा हम दो क्लस्टर डिफरेंशिएशंस पे काम करेंगे, 4 एंड 8। और जो MHC होता है, MHC मींस मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। इस मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के लिए बेटा ये दो किस्म के प्रोटीन्स होते हैं, दो किस्म के बेटा ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 एंड 2। होते तो तीन किस्म के हैं, आपकी सेहत के लिए बेटा खाली दो, 1 एंड 2। और बेटा भरोसा करो मुझ पे, इसके लिए 224 जीन्स लगते हैं जो क्रोमोसोम नंबर 6 पे होते हैं। सो हमारे क्रोमोसोम नंबर 6 पे एक ट्रांसक्रिप्ट यूनिट होता है जिसपे कुल मिला के बेटा 224 जीन्स होते हैं और इन जीन्स को हम एक नाम देते हैं HLA जीन्स, ह्यूमन लीकोसाइट एंटीजेंस। बेटा यहां नजर रखो, नजर रखो। अब बेटा इन 224 जीन्स में कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो एक प्रोटीन बनाते हैं MHC1। और याद रखो बेटा, आपकी जो कोई भी सेल है, जो कोई भी सेल आपकी बॉडी की है, हर किसी बॉडी की सेल पे बेटा एक रिसेप्टर होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, एंड दैट्स कॉल्ड एज MHC1। हर कोई सेल है, हर कोई सेल है। मेरी जितनी भी सेल्स है बेटा बॉडी में, हर किसी सेल पे बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक रिसेप्टर है, एक मॉलिक्यूल है, एंड दैट्स कॉल्ड एज MHC1, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1। ये हर किसी सेल पे होता है, ऑल सेल्स।
ऑल सेल्स ऑफ बॉडी, मगर एक सेल में नहीं होता है एक्सेप्ट आरबीसी। आरबीसी पे बेटा ये MSC1 नहीं होता है, बाकी हर किसी सेल पे होता है। पता है बेटा इससे क्या एडवांटेज मिलती है? तवज्जो से क्या बेटा, ब्लड ग्रुप ब्लड ट्रांसप्लांट बेटा ट्रांसफ्यूज कर, अगर MSCN पेटते ऐसे ना बेटा आरबीसीजन पेटते MSC ऐसे अल्लाह ताला पते से कोनो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करती, क्योंकि इसके खिलाफ इम्यून रेस्पॉन्स इलिसिट होता ना, टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाती ना, और टी लिम्फोसाइट्स बेटा इन आरबीसीज की धज्जियां उड़ा देती और हम मर जाते। तो शुक्र करो बेटा आपकी आरबीसीज पे MSC नहीं होता, बाकी जितनी भी सेल्स है उस पे MSC होता है। प्लीज फिलहाल बेटा आरबीसी इसका छोड़ो, इसको मैं आगे जाके और कहूंगा। उसके बाद अब क्वेश्चन ये उठता है कि MSC सेकंड किस पे होता है? MSC सेकंड जो होता है ये हर किसी सेल पे नहीं होता है, ये खाली एक किस्म की सेल पे होता है, एंड दो सेल्स आर कॉल्ड एज APC, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जिसमें बेटा मैंने परसों के लेक्चर में, कल के लेक्चर में आपको एक सेल से रूबरू करवाया था, एंड दैट्स कॉल्ड डेंड्राइटिक सेल। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं, MHC1 आपको हर किसी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मिलेगा, हार्ट हो, लिवर हो, किडनी हो, WBCs हो, प्लेटलेट्स हो, या आपका बेटा शाबाश ब्रेन सेल्स हो, न्यूरॉन्स हो, आपका बेटा पेनिक्रियास सेल हो, आपके बेटा लंग्स के सेल्स हो, स्टोमक के सेल्स हो, इंटेस्टाइन्स के सेल्स हो, बेटा आपके प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल्स हो, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, जहां पर भी आप देखोगे हर किसी जगह आपको MSC1 मिलेगा। कुछ हुआ जिगरा क्या चुका सा, जो MSC1 है, जैसे हर किसी इंसान में DNA डिफरेंट है ना बेटा, हर किसी इंसान का MSC1 डिफरेंट होता है, हर किसी इंसान में। क्यों? खुद देखे बेटा, इसको 224 जीन्स बनाते हैं, कुछ डाइवर्सिटी है। सो जैसे दो लोगों का DNA नहीं मिलता है, जैसे दो लोगों का फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है, उसी तरह दो लोगों का MSC कभी मिलता नहीं है 100%, एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। क्यों? क्योंकि मोनोजाइगोटिक ट्विंस में शब्बा बेटा शब्बा जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है? सेम। उनमें HLA जीन्स क्या होंगे? सेम। सो जो क्रोमोसोम नंबर 6 पे 224 जीन्स है उनमें सेम होंगे ना, क्योंकि तो ना एक ही जाइगोट पे बना। पर वहां हर का मोनोजाइगोटिक ट्विन, सो मैक्सिमम लोग मोनोजाइगोटिक ट्विंस की प्रेवलेंस दुनिया में 0.001% है। तो लॉजिकली बेटा अगर मैं अपने आप को देखूंगा, मेरे भाई जो है उसका MSC मेरे साथ में नहीं मिलेगा, मेरी बहन का मेरे साथ MSC नहीं मिलेगा, इसी तरह बेटा आपका MSC अपनी भाई या बहन, क्योंकि दुनिया में बेटा जो MSC है, जैसे DNA डिफरेंट होता है हर किसी इंडिविजुअल में, जैसे बेटा फिंगरप्रिंट डिफरेंट होते, इस तरह MSC भी डिफरेंट होता है। विश्ता क्या खेल शिवा खेल, प्लीज बेटा गौर से देखिएगा। जो ये यहां पर बेटा अब लिम्फोसाइट्स है, इमैच्योर लिम्फोसाइट्स है, इनके ऊपर CD4 CD8 रिसेप्टर्स है ना, दोनों रिसेप्टर्स है ना। जो बेटा अगर ये लिम्फोसाइट अब मिली, जुड़ी, अट्रैक्ट हुई, इंटरैक्ट किया MSC1 के साथ, किसके साथ इंटरैक्ट किया? MSC1, जो मैं अभी अगले स्क्रीन पे दिखाऊंगा। अब मैं बेटा अगर स्क्रीन यहां चेंज करूंगा, प्लीज बेटा यहां पे नजर रखिएगा सारे, प्लीज बेटा यहां पे आप सारे नजर रखिएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा, क्योंकि मुझे बोर्ड को मिटाना है। प्लीज बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नहीं भी मिटाइए, मिटाओ मैं इसको। बेटा इसका स्क्रीनशॉट आपने लिया? चलिए अब यहां पर देखिए, स्क्रीनशॉट पहले इसका लीजिएगा। अब दूसरी डायग्राम में ला रहा हूं, नजर बराबर रखना बेटा। आप देखिए बेटा यहां पर क्या है, ये आपका थाइमस ग्लैंड यहां पर, प्लीज। ये बेटा आपका यहां पे मेडुला है, क्योंकि अगर मैं बेटा क्लासिकल डायग्राम्स दिखाता आपको कभी समझ नहीं आता। तो ये कॉर्टेक्स है, वांछनीय लिम्फोसाइट, इस लिम्फोसाइट के ऊपर बेटा शाबाश इमेच्योर है ना, अभी इसके ऊपर है ना CD4 रिसेप्टर और CD8 पॉजिटिव रिसेप्टर। और अब बेटा यहां पे कॉर्टेक्स में थाइमस ग्लैंड की अपनी सेल्स है ना, तो इस थाइमस ग्लैंड पे बेटा अब यहां पर एक सेल है, इसके ऊपर बेटा अब यहां पर है MHC1, जो किसी भी इंसान में नहीं मिलता है, हर किसी सेल पे होता है। और कुछ सेल्स ऐसी है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ऐसी है, जिनमें बेटा शाबाश यहां पर, मैं इसको बहुत शॉर्ट कर रहा हूं बेटा, बहुत कॉन्सेप्ट्स में यहां पे खा रहा हूं। तो MSC सेकंड है। अब अगर ये लिम्फोसाइट का CD8 रिसेप्टर इंटरैक्ट कर रहा है, CD8 रिसेप्टर इंटरैक्ट करता है किसके साथ बेटा? MSC1 के साथ। तो ये सेल जो है ये इंटरैक्ट कर रही है ना बेटा MSC1 के साथ, ये सहेली बन रही है ना MSC1 के साथ, क्योंकि इसके साथ इंटरैक्ट कर रही है ना, सहेली बनी ना इसकी।
तो ये सेल बेटा अपना CD4 8 पॉजिटिव रिसेप्टर खत्म कर देती है। तो अब ये टी लिम्फोसाइट या जो लिम्फोसाइट है इसके ऊपर बेटा अब एक ही रिसेप्टर रहता है, एंड दैट रिसेप्टर इज कॉल्ड एज CD8 पॉजिटिव रिसेप्टर, क्योंकि इसे इंटरैक्ट किसके साथ किया बेटा, MHC1 के साथ। तो ये आगे जाके बेटा एक किस्म की सेल बनने वाली है, एंड दैट इज कॉल्ड एज साइटोटॉक्सिक, आगे जाके अभी नहीं, टी सेल। नजर रखो बेटा, बहुत टफ टॉपिक चल रहा है। अगर अब बेटा यहां पर जो ये टी लिम्फोसाइट है, अगर इस टी लिम्फोसाइट के CD4 रिसेप्टर ने MHC सेकेंड के साथ बेटा इंटरैक्ट किया, तो अब बेटा ये लिम्फोसाइट जो है, ये लिम्फोसाइट अब इंटरैक्ट कर रही है ना, इसके ऊपर बेटा CD8 रिसेप्टर खत्म हो जाएगा, तो अब खाली इसके ऊपर रहेगा CD4 पॉजिटिव रिसेप्टर, क्योंकि इसने किसके साथ इंटरैक्ट किया बेटा, MHC सेकेंड के साथ। और यही आगे जाके बेटा, आगे जाके अभी नहीं, आगे जाके बेटा ये एक सेल बनेगी, एंड दैट सेल इज कॉल्ड एज हेल्पर टी सेल। सो क्या मैं हक के साथ बोलूं, टी सेल्स आगे जाके दो किस्म की बनने वाली है, साइटोटॉक्सिक टी सेल, क्योंकि उसके ऊपर एक रिसेप्टर होता है दैट्स कॉल्ड एज CD8 पॉजिटिव, और बेटा शाबाश आगे जाके जो CD4 रिसेप्टर है वाली सेल है, ये आगे जाके टी हेल्पर सेल बन रही है। क्यों बेटा, अब यहां पर पहले तो दोनों रिसेप्टर्स थे, फिर क्यों अब इन दो रिसेप्टर्स में एक रिसेप्टर खत्म हुआ और दूसरा रहा, क्योंकि अगर बेटा इसने MHC1 के जरिए CD8 रिसेप्टर के जरिए इंटरैक्ट किया, ये गए ना इंटरेक्शन, सो ये सेल बेटा आगे जाके अब CD4 रिसेप्टर को खत्म करेगी और आगे जाके क्या बनेगी, साइटोटॉक्सिक टी सेल। उसके बाद बेटा अगर अब इसके CD4 रिसेप्टर ने MHC सेकेंड के साथ इंटरैक्ट किया, तो ये आगे जाके क्या बनने वाली है, हेल्पर टी सेल। सो आई थिंक गई नाम पॉजिटिव क्लोनल सिलेक्शन। देखिए बेटा पॉजिटिव सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ, नजर रखिए बेटा, पॉजिटिव सिलेक्शन यहां पर क्या है, यहां पे अब खाली वही सेल्स आगे बढ़ी ना जिन्होंने MHC1 और MHC2 के साथ इंटरैक्ट किया, और जिन बेटा शाबाश, अगर मैं यहां पर कुछ और लिम्फोसाइट्स बनाऊंगा, ये इसके ऊपर बेटा CD4 पॉजिटिव और CD8 पॉजिटिव रिसेप्टर है, इन्होंने बेटा ना MHC1 के साथ इंटरैक्ट किया ना MHC2 के साथ इंटरैक्ट किया, इमोमकरी इंटरेक्शन की, तो बेटा इनको खत्म किया जाता है, इनको मारा जाता है। ये वो लड़कियां हैं जो आपकी जिंदगी में आई। अगर बेटा आपकी लड़कियां, एक लड़की है उसकी जिंदगी में 1000 लड़कियां आई, 1000 लड़कियों में बेटा खाली 100 लड़कियों ने आपके साथ दोस्ती बनाई, 900 लड़कियां जो उन्होंने आपको गाज भी नहीं डाला ना, तो बेटा ऑटोमेटिकली वो आपकी जिंदगी से रिजेक्ट हो गई ना। तो लॉजिकली बेटा यहां पर जो ये डबल पॉजिटिव इमेच्योर लिम्फोसाइट्स है जिनके पास CD4 और CD8 पॉजिटिव रिसेप्टर्स थे, इमोमा कुरी इंटरैक्ट ना कुरुक MHC1 से सित इंटरैक्ट ना कुरुक MHC सेकंड से सित इंटरैक्ट। तो नतीजन तौर पे बेटा जिन सेल्स ने इंटरैक्शन नहीं की, नो इंटरैक्शन, सो दे विल डाई, तो ये मारी मारी जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो अब बेटा यहां पर अगर 1000 लिम्फोसाइट्स आई थी या 10,000 लिम्फोसाइट्स आई थी या 1,00,000 लिम्फोसाइट्स आई थी, क्या हर किसी लिम्फोसाइट ने इंटरैक्ट किया? क्या हर किसी इमेच्योर लिम्फोसाइट ने इंटरैक्ट किया MHC1 और MHC2 के साथ? नहीं, कुछ ही ने बेटा इंटरैक्ट किया, किसके साथ बेटा, MHC1 और MHC2 के साथ, और अकॉर्डिंगली उनके नाम भी पड़ गए। जिन्होंने इंटरैक्ट किया MHC1 के साथ, उन्होंने खाली CD4 रिसेप्टर को अब रखा, तो CD4 को डिसइंटीग्रेट किया, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल आगे जाके कहलाएगी। और जिन्होंने बेटा इंटरैक्ट किया किसके साथ बेटा, MHC सेकंड के साथ थ्रू CD4 रिसेप्टर, उन्होंने अपने CD8 रिसेप्टर को खत्म किया, तो क्या बने बेटा, टी हेल्पर सेल। दोनों रिसेप्टर, और जिन्होंने इंटरैक्ट किया ही नहीं ना MHC1 के साथ ना MHC2 के साथ, वो खत्म हो गए ना पॉजिटिव सिलेक्शन। खाली वही सिलेक्ट हो गए ना जिन्होंने इंटरैक्ट किया। बेटा ये क्लियर हुआ, ये पॉइंट क्लियर हुआ, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव सिलेक्शन। वहां कैसे नेगेटिव सिलेक्शन। अब बेटा यहां पे दो ग्रुप्स ऑफ सेल्स बनी ना, एक वो ग्रुप ऑफ सेल बनी, अब मैं बेटा यहां पे और दिखाऊंगा, अब एक वो ग्रुप ऑफ सेल बनी जिनके पास CD4 पॉजिटिव है, और दूसरी वो ग्रुप ऑफ सेल्स बनी जिनके पास बेटा CD8 रिसेप्टर पॉजिटिव है। अब ये मूव करेंगे टुवर्ड्स द मेडुला, अब ये मेडुला की ओर घुसेंगे। नजर आते जो बेटा, अब सहेलियां बनी ना बेटा, अब ये मूव करेंगे कहां की ओर, मेडुला की ओर, और मेडुला में इनको और दिखाया जाएगा MHC1 और MHC2। सर वो ऑलरेडी इंटरैक्ट कर, वहां क्या हावन बे, हाँ बेटा देखो इनको क्यों और दिखाया जाता है। अगर ये बेटा शाबाश यहां पर CD8 है,
अगर अब ये बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, क्लोज इंटरेक्शन दिखाएगा किसके साथ, MSC1 के साथ। और अगर ये बेटा CD4 रिसेप्टर जो इंटरेक्शन दिखाएगा, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन दिखाएगा MSC2 के साथ, बेटा अमिक मतलब गो ना यम गए अदर जटिश वनिस अगाद कहीं तो रुन फिक्र, बेटा यम गसन अदर जटिश अगाद गसन के, क्योंकि अगर ये MSC1 के साथ अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन दिखा रहे हैं, सो दैट मींस हम करना पत MSC1 खिलाफ हमला, ये अपनी ही सेल्स के खिलाफ हमला करेंगी ना। सो पहले बेटा हमने इनको पॉजिटिव सिलेक्शन के जरिए देखा, क्या ये इंटरेक्शन कर रही है, क्या इनकी दिलचस्पी है इस MSC1 के साथ और MSC2 के साथ दिलचस्पी दिखाई। मगर बेटा और दिलचस्पी दिखाना भी मुसीबत है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ना बैड। अगर वहीं आप MSC1 तो MSC2 खिलाफ ज्यादा बेटा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कर, इवन गसन अदर जटिश अगाड़ी आगे जाके बेटा ये मुसीबत उठाएंगे ना, ये अपने MSC1 के खिलाफ हमला करेंगी ना। क्यों? क्योंकि अभी इनके साथ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस कर रहे हैं ना। सो अगर अब बेटा ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस कर रहे हैं, गौर से देखिएगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस करेंगे, समझ में आ गया, इनको मारा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर इनको ऐसे रखा गया तो ये बेटा आगे जाके अपने ही MSC1 के खिलाफ हमला करेंगे, क्योंकि इसके खिलाफ और जब ये टी लिम्फोसाइट बाहर निकलेगी अपने MSC के खिलाफ हमला करेगी ना। ये करना क्या, इसके हर कोई सेल पर में पाऊं MSC, अब इससे बेटा अपनी MSC के खिलाफ दिलचस्पी से ज्यादा बेटा ज्यादा मोहब्बत दिखाए ना, ज्यादा प्यार भी मुसीबत है ना बेटा। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन इंटरेक्शनशिप्स दिखा रही है ना इस MSC1 और MSC2 के साथ, तो इसलिए बेटा जो ज्यादा इंटरेक्शंस दिखाती है उनको खत्म किया जाता है, मारा डाला जाता है। और जो बेटा ज्यादा इंटरेक्शन नहीं दिखाते, बस बेटा सहेली है, सहेली की तरह है, अदरजत आगाज नहीं होती है, उनको बेटा शाबाशी दी जाती है, तो उनको बेटा मारा नहीं जाता है और उन्हीं को फिर ब्लड में बेटा बाहर फेंका जाता है। अब इनके ऊपर बेटा एक रिसिप्टार चढ़ाया जाता है, TCR। शाबाश बेटा, TCR मींस कि इन्होंने ट्रेनिंग हासिल की, कहां पर बेटा सक्सेसफुली ट्रेनिंग हासिल की, किसमें बेटा, थाइमस ग्लैंड में, और इनके ऊपर बेटा CD4 पॉजिटिव है ना, तो यही सेल बेटा कहलाएगी T हेल्पर सेल। और जो सेल अब बेटा बाहर निकलेगी जिससे ज्यादा और इंटरेक्ट नहीं किया, ट्रेनिंग है ना कंप्लीट, तो बेटा शाबाश, इसके ऊपर अब एक रिसिप्टार चढ़ा गया TCR, और बेटा एक और रिसिप्टार इसके ऊपर है, दैट इज CD8 पॉजिटिव, यही आगे जाके कहलाएगी साइटोटॉक्सिक टी सेल। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं, अब नेगेटिव सिलेक्शन में क्या हो जाता है, नेगेटिव सिलेक्शन में उल्टा हो जाता है। तो नेगेटिव सिलेक्शन में ये बेटा मेडुला में हो जाती है, और मेडुला में अब इन CD4 और CD8 रिसेप्टर वाली बेटा लिम्फोसाइट्स को जिन्होंने दिलचस्पी दिखाई थी MSC1 और MSC2 के खिलाफ, इनको और MSC1 दिखाया जाता है और MSC2 दिखाया जाता है, ताकि अब देखा जाएगा कि इनकी दिलचस्पी कितनी है। अगर बेटा दिलचस्पी ज्यादा है, दैट मींस इनके साथ अदर जटिश आगादी, तो बेटा इन अदर जटिश आगादी का स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस करते हैं, उनको मारा जाता है बेटा। क्योंकि जब ये बाहर निकलेंगे, वही फौजी है जो बेटा पुलिस की ट्रेनिंग करके निकलेगा, बेटा गन की ट्रेनिंग करके निकलेगा, और कहेगा कि जब मैं बाहर निकलूंगा मेरे सामने जो कोई भी बंदूक वाला आएगा, चाहे वो फौजी क्यों ना हो, मैं उसको भी मार डालूंगा। सो बेटा मच सक्सेसफुल फौजी, इसका तो गला दबाना है ना, ये भगोड़ा है ना, इसको तो मौत की घाट उतारना है। इसी तरह बेटा जो यहां पर अब CD4 और CD8 वाले सेल ज्यादा और रिएक्ट करेंगे MSC1 MSC2 के साथ, उनको बेटा मौत की घाट उतारा जाता है। और जो दिलचस्पी को बरकरार रखते हैं, ज्यादा स्ट्रांगली इंटरेक्ट नहीं करते हैं, उनको बेटा जिंदा रखा जाता है और उनको बेटा बाहर फेंका जाता है इन द फॉर्म ऑफ T हेल्पर सेल एंड T साइटोटॉक्सिक सेल। क्योंकि बेटा T हेल्पर सेल्स पे अब कौन सा रिसेप्टर आता है, TCR, दैट मींस इन्होंने ट्रेनिंग बराबर हासिल की, इन्होंने मैचुरेशन बराबर हासिल की थ्रू पॉजिटिव सिलेक्शन एंड नेगेटिव सिलेक्शन। ये दोनों एग्जाम्स में कामयाब हो गए, पॉजिटिव सिलेक्शन में भी जो बेटा कॉर्टेक्स में हो गई, और फिर बेटा नेगेटिव सिलेक्शन जो मिडुला में हो गए, ये दोनों एग्जाम्स में क्वालिफाई किए, तो अब बेटा ये बाहर फेंके जाएंगे, इनके ऊपर एक रिसेप्टर चढ़ेगा TCR। TCR मींस थाइमस रिलेटेड शाबाश रिसेप्टर, या टी सेल रिसेप्टर। टी सेल रिसेप्टर का मतलब हुआ कि इनकी ट्रेनिंग भरपूर हो गई थाइमस ग्लैंड में, ये दोनों एग्जाम्स के जरिए क्वालिफाई किए, नेगेटिव और पॉजिटिव सिलेक्शन के, पहले पॉजिटिव उसके बाद नेगेटिव। बेटा क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। सो कितने एग्जाम्स बेटा इस इमैच्योर लिम्फोसाइट्स को देने पड़ते हैं, 2। पहले कहां पर बेटा, शाबाश कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स में इसको क्या दिखाया जाता है, MSC1 और MSC2। अगर ये उसके साथ इंटरेक्शन दिखाएगा तो बेटा ये
पॉजिटिव सिलेक्शन के जरिए आगे बढ़ता है। अब बेटा अगर ये MSC1 के जरिए इंटरेक्शन MSC1 के साथ इंटरेक्ट करेगा तो इसके ऊपर CD8 रिसेप्टर रखा जाएगा, CD4 नहीं, CD4 को डिसइंटीग्रेट किया जाएगा। अगर अब ये बेटा MSC2 के साथ इंटरेक्ट करेगा तो इसके ऊपर CD4 रिसेप्टर रखा जाता है, CD8 नहीं। नक्शीमस गॉडनेस दोनों रिसेप्टर्स आसान। उसके बाद अगला एग्जाम अब इसके मेडुला में लगता है, थाइमस ग्लैंड के मेडुला में, जहां पर इसको और MSC1 और MSC2 दिखाया जाता है। अगर ये बेटा ओवर रिएक्ट करेगा, अगर इसके साथ ज्यादा रिएक्ट करेगा, दैट मींस ये आगे जाके हमारे लिए मुसीबत बनने वाला है। ये अपनी सेल के खिलाफ रिएक्शन करेगा, अपनी सेल के MSC के खिलाफ बेटा एक्शन करेगा। तो इसलिए बेटा जो और रिएक्ट करते हैं, और इंटरेक्शन दिखाते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन दिखाते हैं, उनको खत्म किया जाता है। और जो बेटा शाबाश मामूली इंटरेक्ट करते हैं, जैसे उन्होंने बेटा पॉजिटिव सिलेक्शन में किया था, मामूली दिलचस्पी दिखाते हैं, मगर दिलचस्पी दिखानी है, क्योंकि आइडेंटिफाई तभी होगा ना जब दिलचस्पी दिखाएगा। तो बेटा उनको फिर बाहर फेंका जाता है, उनके ऊपर अब एक और रिसेप्टर जोड़ा जाता है, TCR। दैट मींस अब लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स यहां पर निकली विद टू टाइप्स, वन विद CD8 जो बेटा इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, MSC1 के साथ, एंड अनदर विद बेटा CD4 जो इंटरेक्ट किसके साथ करते हैं, MSC2। आप जरा खेल खेलिए, देखिएगा इतनी वही सेल द्राग कौन सा सेल बेटा, टी हेल्पर सेल, सॉरी TCR, जिसके ऊपर कौन सा रिसेप्टर है, CD8, MSC1। सो इसने बेटा इस MSC1 के साथ दिलचस्पी दिखाई ना, ज्यादा की कम, कम। मगर अब अगर बेटा कोई और सेल आएगी, सपोज बेटा मैंने किसी और की किडनी सेल अंदर भरी या किडनी अंदर भरी, तो जब मैंने किसी फॉरेन किडनी को अंदर भरा, अब किडनी पर ना पाऊं MSC1, क्योंकि हर किसी सेल पे MSC1 होता है ना। तो जब ये टी साइटोटॉक्सिक सेल बेटा इस किडनी को देखेगी, ये विचना डिफरेंट MSC, ये दपना अल्लाह खुदाया मे अकिस MSC सहित इंटरेक्ट कोर्मुत, ये तो सही नो कोतरा कुस्तान ये नो MSC1, ये नशुन में अम ब्रोट वुचमुत, ये नशुन में थाइमस ग्लैंडस मस आमत, मैं नशुन अमिस सहित शाबाश इंटरेक्ट कोर्मुत। तो बेटा ये इसके खिलाफ हमला बोलेगी और इस किडनी को नोच नोच के खत्म करेगी। यही वजह है कि क्यों बेटा जब कोई फॉरेन सेल हमारी बॉडी में आती है, क्यों ये बेटा साइटोटॉक्सिक सेल उसको हमला बोलती है, उसके ऊपर बेटा हमला बोलती है, उसको बर्बाद करके छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि इसने थाइमस ग्लैंड में अपना MSC देखा होता, जो अपनी बॉडी का MSC है, उसके साथ इसने इंटरेक्ट किया होता, मगर वीक इंटरेक्शन। सो जब ये कोई नया MSC देखती है, कैसे मैं बोलना MSC डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, तो जब ये कोई नया MSC देखती है, ये बेटा उसके खिलाफ जबरदस्त तरीके से हमला करती है, उसकी धज्जियां उड़ा देती है। तो जब कोई पैथोजन आया, तमिस मना डिफरेंट किस्म, तमिस मा MSC किहन MSC, इसके खिलाफ बेटा हमला बोलती थी, उसको खत्म कर डालती। सो अगर बेटा इस थाइमस ग्लैंड के पास, इन टी लिम्फोसाइट्स के पास ये सलाहियत नहीं होती अपना MSC और पराया MSC बेटा डिफरेंशिएट करने में, तो ये हर किसी सेल पे हमला करते, ये पहले अपनी ही बॉडी पे हमला करते और अपनी ही बॉडी की सेल्स को बर्बाद करना होता। ये है बेटा नेगेटिव सिलेक्शन और पॉजिटिव सिलेक्शन, जो आपको किसी भी हालत में सीखना था। तो हो बेटा आपने सीखा होगा। अब मैं इसका बेटा थ्योरेटिकल पार्ट लाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी, इसका थ्योरेटिकल पार्ट लाऊंगा, जिससे आपका बेटा ये पुख्ता सबूत और हो जाएगा, पुख्ता सब कुछ हो जाएगा। विद इन द कॉर्टेक्स वहां तरह ये असल पे अताम तरह तुहन पीरन फिगर। अब देखो बेटा कैसे, विद इन द कॉर्टेक्स ऑफ थाइमस ग्लैंड डबल पॉजिटिव थाइमोसाइट्स। So double positive thymocytes means कि in thymus, immature thymus gland, thymocytes के या T lymphocytes के पास CD4 पॉजिटिव भी होता है और CD8 पॉजिटिव भी होता है, are formed which migrate deep into the cortex. Cortex किसका, thymus gland, where they come in contact with MSC1 and MSC2. Thymocytes which don't interact with MSC1 and MSC2, इसको 2 लिखना है ऐसे, will die, क्योंकि इमो कर रहे हैं बेटा, इमो को इंटरेक्ट, इनको मारा जाता है बेटा, खत्म किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बस बनता है ना, तो असल पर फिक्र थ्योरी से। उसके बाद अगला, डबल पॉजिटिव थाइमोसाइट सेल CD4 CD दैट इंटरेक्ट विद MHC सेकंड विल इवेंचुअली बिकम CD4 सेल्स। CD8 इन पे खत्म किया जाता है। अब इन्होंने क्यों किसके साथ इंटरेक्ट किया, क्लास सेकंड के साथ, तो ये CD4 बनेगी, तो यही CD4 सेल्स आगे जाके T हेल्पर सेल्स बनेगी, while as that which interact with MSC class first will become CD8 cells. So इन पे CD4 खत्म और CD8 रहता है। उसके बाद नेगेटिव सिलेक्शन में क्या होता है, these CD4 and CD8 thymocytes move towards the medulla of thymus gland, where they are again presented with MSC1 and MSC2.
है ना बेटा, वहां पे इनको और बेटा MSC1 और MSC2 दिखाया जाता है क्लास मॉलिक्यूल. इफ these cells interact too strongly other zertichgasnak agait with these molecules they receive an apoptotic signal that leads to their death. इनको मौत की घाट उतारा जाता है. जो और रिएक्ट करते हैं और बेटा स्ट्रांगली इंटरेक्ट अदर zertichiman agait gasa MSC1 और MSC2 के साथ. About 98% of thymocyte die during the development process in the thymus gland by failing either positive selection or negative selection. और 90% thymocytes फेल गसा या तो पॉजिटिव सिलेक्शन में या नेगेटिव सिलेक्शन में. while as the remaining 2% survive and leave the thymus gland as mature T lymphocytes. कैसे? with TCR CD4. यही आगे जाके बनाएंगे helper T cells. यही तो हेल्पर टी सेल्स है. एंड TCR CD8 पॉजिटिव सेल्स ये आगे जाके बनाएंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स. बेटा क्लियर हुआ? तो ये फंडा था कि कैसे बेटा इन थाइमोसाइट्स को बेटा शाबाश एक्टिवेट किया जाता है और कैसे बेटा क्लोनल सिलेक्शन के जरिए या पॉजिटिव या नेगेटिव सिलेक्शन के जरिए ये टी लिम्फोसाइट्स तैयार होते हैं. और ये पहचानने के लिए हमारा अपना कौन है और पराया कौन. तो बेटा गौर से यहां पर देखिएगा, ये अब अपने MSC1 को बेटा पहचानते हैं ना, और ये टी हेल्पर सेल्स अब किसके लिए बेटा पहचान होते हैं? MSC2 के लिए. यही वजह है कि जब भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आएगी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में खाली होता ना बेटा MSC2, इसना वही तरीन सेल जिसमें MSC2 होता है. तो इसलिए बेटा जब भी वो आती है वो किसको खाली एक्टिवेट करती है? हेल्पर टी सेल. क्योंकि हेल्पर टी सेल में CD4 रिसेप्टर होता है जो किसके लिए स्पेसिफिक होता है? MSC2. और जब भी बेटा कोई सेल आएगी जिसमें MSC1 होगा, ये तो हर किसी सेल पे होता है, उसका बेटा इफेक्टिवनेस किसके साथ होता है? विद द साइटोटॉक्सिसिटी. क्योंकि साइटोटॉक्सिसिटी सेल ने किसकी लिए स्पेसिफिसिटी लाई होती है? MSC1. यही वजह है कि बेटा अगर आपकी बॉडी में कोई फॉरेन सेल आती, कोई पैथोजन आता था, मुझे MSC1 की है बेटा, ये साइटोटॉक्सिक सेल है ना, तो नजर ना करा MSC1 की है, ये उसके खिलाफ हमला बोल देती है. या कोई ऐसी सेल आएगी, किडनी सेल हमने लाई या किडनी ऑर्गन लाया किसी और इंसान का, MSC1 डिफरेंट, तो उसके खिलाफ हमला बोल देती. So this is the importance of these T lymphocytes. अब कल के लेक्चर में हम बेटा इम्यून सिस्टम का खात्मा करेंगे और कल हम देखेंगे बेटा फर्दर